नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। आज मैं आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का भाग 4 लेके आया हूँ। भौतिक विज्ञान भाग 4 इस समय मैं आपको केवल क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ, अर्थात केवल बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर नंबर 1 और 2 का सम्मिलित भाग है। आप कुमार मित्तल की बुक उठा लीजिए या किसी अन्य राइटर की बुक उठाइए, तो दो चैप्टर को एक साथ लिया गया है। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर मैंने एक साथ ले लिया है, कूलाम का नियम वगैरह जिसमें है, आप देख लेना। चैप्टर नंबर 1 और 2, 1 और 2 को मैं एक साथ समावेशित कर लिया हूँ इसी में। तो दो चैप्टर को एक बार में हल किया गया है। तो इसका मैं 3 भाग पीछे अपलोड कर चुका हूँ। विस्तृत क्वेश्चन, जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन थे उसको अपलोड कर चुका हूँ। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन आज मैं आपको एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा पूरा पढ़ाने की, ठीक है। लघु से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं उसको मैं आज बता दूँगा। एक प्रकार से मैं आपका बोर्ड पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपने इतना मेन पढ़ लिया तो इस चैप्टर का आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसी प्रकार मैं हर एक चैप्टर का लघु, अति लघु और दीर्घ तीनों क्वेश्चन को आपको बताऊँगा। अगर ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा वो चैप्टर का काम हो जाएगा। हर चैप्टर का मैं इसी प्रकार पढ़ा दूंगा। अगर आपने हर चैप्टर का इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया तो आपका बोर्ड पेपर टॉप निकल जाएगा। 90+ से कम नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ना मानो पढ़ के देखो। और जो मैं बता रहा हूँ आप पीछे के बोर्ड पेपर उठा के मिला लीजिए कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बार क्या है कि कुछ कोर्स कटे हुए भी हैं, तो उसके अनुसार आपको बताए जा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, ठीक है। कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम के नियम को हम दर्शाएंगे। कूलाम ने क्या कहा था अपने नियम में। अगर मैं कूलाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो कूलाम 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने क्या किया था, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम बताया था, एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि जब दो आवेशों के बीच कोई आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो जो बल होगा, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल F होगा वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा इनके बीच लगने वाली इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। अर्थात यह प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 और यह प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये ऐसे सुनने में भूल जाएगा, मैं आपको लिख के पूरी बातें समझा देता हूँ। तो लिख देता हूँ मैं आपको थोड़ा वीडियो रोक के, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। हाँ तो दोस्तों मैंने लिख दिया। इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बस ये लिखना है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 में दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम बनाया या एक नियम प्रस्तुत किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अगर ये याद है तो ठीक है, इतना लिखना नहीं, आपको सूत्र सिद्ध करना है कूलाम का नियम यहाँ से। इस नियम के अनुसार अगर नहीं याद है तो आप केवल यहाँ से बात याद कर सकते हैं। याद है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नियम क्या था, उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल, ये जो दो आवेश हैं इनके बीच कार्य करने वाला जो बल F है, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ये लिखा है, तथा इनके बीच की दूरी क्या है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये होता है, उन्होंने बताया। फिर आगे क्या है इसका, अगर मैं फार्मूला करूं, यदि आवेश Q1 व Q2, आवेश मैंने Q1 Q2 मान रखा है, तो लगने वाला बल मैंने क्या कहा, Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत का मतलब होता है बटे में, अनुक्रम मतलब सीधे सीधे गुणा में लिखना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 ऊपर हो जाएगा, R आपका R² नीचे हो जाएगा। ये हो गया। अब अगर मैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दूं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, बराबर लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। हम कांस्टेंट के ले लेते हैं, तो ये Q1 Q2/r², जहाँ k एक नियतांक है। इस k का मान यहाँ पे जो k दिया है इसका मान क्या है, प्रयोगों द्वारा इसका मान k = 1/4πε0 मिला था। इसीलिए
अतः करके मैंने लिख दिया F बराबर ये K के जगह पर आपने क्या लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक लिख देते एकदम टकाटक है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास नंबर मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ाना चाहें तो इतना और लिख सकते हैं, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात ना हो, दोनों आवेशों के बीच हम यहाँ पे क्या किए हैं, ये दोनों आवेश अपना दिख रहा है, दोनों आवेश के बीच अभी वायु है, वायु भरा है, वायु ना हो, इन आवेशों के बीच मान लो तेल भरा हो या कांच भरा हो या अभ्रक है, कोई अन्य पदार्थ मान लो भरा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे लिखा है ये दोनों आवेशों के बीच निर्वात ना हो, कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ जैसे तेल कांच इत्यादि अगर हो तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ K लगा देंगे। K क्या है, K एक परावैद्युतांक है, ये वाला K नहीं, इस K का मान रख दो, ये तो कांस्टेंट वाला है, ये कैपिटल K है, ये स्मॉल K, इसको मैं स्मॉल बना देता हूँ, ये स्मॉल K, ठीक है। तो ये कैपिटल K है, कैपिटल K का मान यहाँ पे आपका जो उसमें दिया होगा परावैद्युत पदार्थ का मान, परावैद्युतांक, उस K का मान वही रख देंगे। तो ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको अगर थोड़ा बहुत जानकारी और है तो इसको लिखना, नहीं लिखना है तो बस यहीं तक लिख देना, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये, तो इसका मैंने वीडियो रोक के आराम से बना दिया है। छोटी सी परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर होता है ये कॉस थीटा, मात्रक वही वोल्ट मीटर। बस ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, छोटा सा परिभाषा है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 3 नंबर की आपकी आती है परिभाषा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताता हूँ आपको, बस मेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस इसको रट लीजिए, समझ लीजिए। अगर इसको कैसे सिद्ध हुआ ये सूत्र तो आप विस्तृत उत्तरी का भाग 1 या भाग 2 आप देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा मैंने उसमें सूत्र को सिद्ध कराया बाकायदा मस्त तरीके से, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, इसलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसको आप रट लेना, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, एक आंकिक आ गया है। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर E इक्वल टू 5 × 10⁻³ I यूनिट वेक्टर I न्यूटन प्रति कूलम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। यानी जो समतल पृष्ठ है YZ तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा? YZ तल के समांतर कितना वैद्युत फ्लक्स फाई पूछ रहा है। यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तो कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा? 2 चीज़ें आपसे पूछ रहा है, 2 कंडीशन पे वैद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं कितना आता है वैद्युत फ्लक्स का मान। तो आपको दिया गया है, गिवन है, क्या क्या दिया है, जो दिया उसको पहले लिख दीजिए। वेक्टर E इक्वल टू 5 × 10⁻³ तो मैं आपको कुछ चीज़ें अभी बता रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बना रखा है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। 3 अक्षों की बात इसमें हो रही है। ये YZ तल दिया है, x अक्ष की बात कर रहा है, तो x y z तीनों अक्ष आ गए हैं। तो यहाँ पे जो वर्ग है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वर्ग 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है ना, समतल YZ तल में तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा ये हमें बताना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि पहले हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाला। फिर हम क्या करते हैं, इसको x अक्ष की दिशा में बढ़ा दिए, इसको y अक्ष की दिशा में, ये वाला होता है z अक्ष की दिशा। अब जब क्वेश्चन हमको कह रहा है कि YZ तल के समांतर है, पहले तो ये 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल लें। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल पहले लिख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को A मान ले, भुजा है 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 10⁻100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यमकेश पद्धति के हिसाब से अगर हम सोचें तो यमकेश पद्धति में हम मात्रा क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे ना। तो मीटर लिखेंगे, अगर इसको हम यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम लिख लीजिए। मात्रा की बात करें तो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो 100 × 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर होता है। वर्ग लगा तो 10⁻⁻1
इसको 2 लिख सकते हैं। ये घात में घात घातों गुणा तो 10 2 दुनाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दुनाई 4 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया गुणा में घाते जोड़ेंगे 4 में 2 जाएगा माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारा आ गया वर्ग क्या है 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर आ गया। चूँकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिएगा वैद्युत फ्लक्स का मान। क्या चाहिए, वैद्युत फ्लक्स का मान x अक्ष की दिशा में। क्यों x अक्ष में हम मान रहे हैं ये बता दें। क्वेश्चन कह रहा है समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। जब y और z की बात कर रहा है, y अक्ष और z अक्ष में स्थित बता रहा है, तो जिस अक्ष की बात करेगा उस अक्ष को हमें छोड़ देना है। तो किस अक्ष को लेना है, x अक्ष को लेना है। x अक्ष में स्थित हो गया, YZ की बात कर रहा है, समझ लो किस में स्थित है, x अक्ष में स्थित है। और यहाँ पे x अक्ष में I होता है यूनिट वेक्टर I, y अक्ष में j होता है, z अक्ष में k होता है। तो यहाँ I का मान आप देख सकते हैं ना, I दिया है x अक्ष के लिए दिया है कि नहीं, E का मान क्या दिया, इतना दिया गया है। तो इसीलिए हम समझ जाएंगे YZ तल में स्थित है तो x अक्ष की बात हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स फाई का मान निकालेंगे। इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जब वर्ग का तल YZ तल के समांतर है तब तल पर अभिलंब x दिशा में ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे, पहला नंबर लिख देता हूँ, जब वर्ग का तल YZ तल के समांतर है, YZ तल के समांतर है, तब आप लिख सकते हैं तल पर अभिलंब x दिशा में होगा। तब अभिलंब x दिशा में होगा, तब अभिलंब x दिशा में होगा। इस प्रकार आप लिख सकते हो। फाई हमको चाहिए तो ई ए होता है कि नहीं होता है, ई इंटू ए, अगर आप जानते हो फाई बराबर ए इंटू ए। अगर कोण होता तो हम कोण को cos थीटा लगा देते। अभी कोण अगली कंडीशन पे है तो उसको देखेंगे। तो ई का मान आपको दिया है 5 गुणे 10 की पावर 3 और ए का मान 10 की पावर माइनस 2। तो 5 गुणा में घाते जोड़ेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1 लिखा नहीं जाएगा तो 10 बचा 50 हो जाएगा। अब आप मात्रक लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। या फिर अगर आप लिखना चाहें तो पूरी बात आप ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष की बात कर रहा है तो ई भी x अक्ष में है, x अक्ष की बात कर रहा है तो ई भी x अक्ष में है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, अभिलंबवत में थीटा का मान 0 अंश हो जाएगा। अब आप जानते हैं cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम cos 0 का मान 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा यही सलूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का अगला देखते हैं। इसी में क्या कह रहा है कि दूसरे पार्ट पे, यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाए, यानी ये जो x अक्ष गया है इससे 30 अंश का कोण बनाए। मान लो यहाँ से कोई 30 अंश के कोण पे झुका हो तो कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो भैया ये आप देख रहे हैं x y आपका क्या है 90 अंश पर है ना, तो इसमें 30 अंश का 45 अंश का जो भी कोण कहेगा तो 90 से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मैं ये चीज़ कहो तो यहीं कर देता हूँ थोड़ा से। तो यहाँ पे आप ये लिख देना सेकंड पार्ट में थोड़ी सी हिंदी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जब थीटा बराबर 30 अंश का कोण x अक्ष के साथ बनाता है तब आप लिख सकते हो। यहाँ जब थोड़ा लिख ही देता हूँ, x अक्ष से 30 अंश का कोण बनेगा, थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा, बनेगा। तो आपको यहाँ थीटा बराबर ये लिख देना 90 माइनस 30 बराबर क्या आएगा 60 अंश। ठीक है, तो 90 जो भी x अक्ष से कहेगा तो उसको हम 90 अंश, ये देखो x y अक्ष क्या है 90 अंश पे है, तो 90 में से उस कोण को घटा देंगे जो दिया होगा। तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा
ई ए cos 60 अंश। अब ई ए का मान आपको ऊपर दिया गया है, cos 60 रख देना, तो आपका उत्तर हल होके आएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इतना काम आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने हिंट्स दे दिया है। थीटा का मान यहाँ 60 रखेंगे, cos 60 का मान होता है 1/2, तो आप खुद ही समझ सकते हैं 1/2 होगा तो पहला वाला अपना कितना आया था, 50 आया था ना, तो इसका आधा हो जाएगा 25, खुद ही दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ईजी है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये रैखिक आवेश घनत्व को हम यहाँ पे सलूशन कर रहे हैं। रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा मानते हैं, आप हिंदी में भी लिख लेना, 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। तार से 2 सेंटीमीटर दूर, जैसे कोई तार गई है यहाँ से कितनी दूरी पर, 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दूरी r बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 क्या होता है, मीटर होता है, तो दूरी r का मान आ गया है। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आपसे पूछ रहा है, तो जब घनत्व तो दिया है, देखो जैसा मान उसी हिसाब से हम फार्मूला यूज करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बुक तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आपको सारे फार्मूले एक तरफ से करा रहा हूँ, मैं आपको मेन बता रहा हूँ जो बोर्ड पेपर में आएगा। अभी जब मैं आपको बुक पढ़ाऊँगा बोर्ड पेपर के बाद, तो एक तरफ से सारे फार्मूले और एक तरफ से पूरे अंकित प्रश्न करवाऊँगा, चाहे वो 40 क्वेश्चन हो चाहे 50 क्वेश्चन हो, पूरे अंकित करवाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी जो मोस्ट है वही देखेंगे हम। तो आप जैसा गाल वैसा तमाचा, है कि नहीं, मतलब जैसा फार्मूला, जैसा मान दिया वैसा फार्मूला यूज करना है। तो ई बराबर होता है λ/2πε0 × r, ये फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व के रूप में। तो आप जानते हो ई बराबर, इसको लिख सकते हो 1/2πε0 λ/r, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्या करेंगे कि भाई इतने का मान तो अपना होता नहीं है, तो हम इसमें एक काम करते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2πε0 और ये 2 λ/r, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, तो आपका बन गया 2 दूना 4, 4πε0, मेरा पाई थोड़ा ऐसा भी बन जाता है, परेशान नहीं होना, और इंटू 2 λ/r, ये ऐसे हो गया। अब आप इसमें मान रख सकते हैं, आप जानते हैं 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻, क्या होता है, 9 होता है। अब सबका मान मालूम है, रख दीजिए 9 × 10⁻9। 2 लैम्डा का मान आपको ऊपर दिया गया है 10 × 10⁻8 दिया है, और नीचे r का मान आपका दिया 2 × 10⁻2 दिया गया है, ठीक है। सबका मान आपका दिया गया है, अब मान उठा के रख दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आप अगर काटे हैं तो 9 × 10⁻, गुणा में घाते जोड़िए, तो ये 9 - 8, ये माइनस ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 2, और ये एक घात इसकी 10 की है, तो एक घात इसको भी आप जोड़ लीजिए, तो 9 × 10⁻, क्या हो जाएगा, देखिए 9 2 11 या 12, 12 में से 8 घट जाएगा, तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो मुझे लगता है यही आपका कंप्लीट सलूशन हम कर देंगे। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो ई का मात्रक आप न्यूटन प्रति कूलाम कर देंगे। अब इससे आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यही कंप्लीट सलूशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके, ठीक है। तो इसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, कहता है जो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, यानी कि हमें दिया है, जो सोल्यूशन इसका कर रहे हैं, द्रव्यमान m बराबर 0.001 जो दिया उसको पहले लिख लीजिए, मिलीग्राम mg में दिया है, तो 0.001 सॉरी ऐसे लिख लें 0.001
1 मिली 10 की पावर -6, 1 मिली 10 की पावर -6 किलोग्राम में हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, दशमलव अगर उधर भगाएंगे तो दशमलव उधर भागता है तो घात उतनी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर -6, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव उधर ले जाओ, 3 घात बढ़ जाएगी। अब 1 से गुणा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो 10 की पावर -9 किलोग्राम। तो मैं आपको दशमलव की ट्रिक थोड़ा बता दूं। जब दशमलव इधर को भगाएंगे, ध्यान से देखना, दशमलव इधर भगाएंगे तो घात ऋण में जुड़ेगी और दशमलव इधर भगाएंगे तो घात धन में जुड़ती है। जितने अंक के बाद उधर भगाएंगे उतने घात ऋण में जुड़ जाएगा, 10 की घात, और इधर जाएंगे तो उतने 10 की घात धन में जुड़ेगा। तो यहाँ आप देख लीजिए 1 2 3 अंक इधर दशमलव 1 अंक यहाँ भगा दिए ना, 1 गुणे 1 दशमलव करके बन जाएगा। तो 1 2 3 अंक ले गए तो ये 3 घात आपकी ऋण हो गई, इसे में जोड़ दिया कि नहीं। अगर इसको हम इधर और भगाएं तो 3 घात वही प्लस के हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार करते हैं। तो अभी हमारा यम आ गया है। अब कह रहा है इतने ग्राम की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, यानी आवेश क्यू क्या दिया, 3 इलेक्ट्रॉनिक के बराबर है, यानी क्यू बराबर 3 ई। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ई होता है। तो क्यू बराबर 3 ई दिया गया है। तो क्यू बराबर 3, 1 ई जानते हो 1.6 गुणे 10 की पावर क्या होता है, -19 कूलाम के होता है। ना समझते हो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख देता हूँ, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। बहुत पढ़े होंगे इसको, सुलतिया 48 4.8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम हो जाएगा। अब आपको ये दे दिया तो हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान हमें ज्ञात करना है। अब ई ज्ञात करने के लिए मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते ही होंगे ई बराबर सूत्र क्या होता है। चूँकि ई बराबर होता है बल बटे आवेश, पढ़े हो अगर, ई बराबर बल बटे आवेश। अब चूँकि बल का मान दिया नहीं तो बल बराबर है m/g, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तेल की बूंद लटकेगी तो उसमें कौन सा त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, ठीक है ना। कोई गति तो कर नहीं रही है कि एक्सीलरेशन लगाएंगे त्वरण लग जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण, जब कोई चीज़ लटकती तो पृथ्वी क्या उसको अपनी ओर आकर्षित करती तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो यहाँ पे यप के जगह पर m/g लगाएंगे बटे ये आपका क्यू हो जाएगा, सॉरी ये आपका क्या है, क्यू है। थोड़ा देख लीजिएगा, फिर से बना देता हूँ, m/g अपान क्यू है। तो अगर मैं इसको हल करूं, यहीं पे हल कर देता हूं, तो यम का मान आपका दिया है, ऊपर मैंने लिखा है 10 की पावर -9, जी का मान 9.8 होता है गुरुत्वीय त्वरण, आप 10 भी रख सकते हो। और क्यू का मान आपको कितना दिया है, 4.8 गुणे 10 की पावर -19, ये क्यू निकला है अभी। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका सलूशन आ जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा, इससे एक अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 98 बटे 48 और गुणे में आप लगाएंगे 10 की पावर -9, ये ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। तो अगर इसको हम काटें तो ये क्या जाएगा, ये काटेंगे 2 से 49 होता तो 49 दूना 98 2 बार में कट जाता। तो इसको आप ऐसे भी काट सकते हो, या नहीं समझते हो तो यहाँ पे 48 से आप भाग कर लीजिए 98 में। तो 48 दूना होता है 96 आएगा, 2 आएगा ना। तो दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, अभी छोटा पड़ रहा है तो डायरेक्ट 2 जीरो नहीं बढ़ाएंगे, 1 जीरो, फिर 1 जीरो बढ़ा के 1 जीरो बढ़ा लो। तो इसको 50 के समथिंग मानो तो 5 चौक 20 करीब 4 बार जा रहा है। तो आप 2.04 गुणे 10 की पावर 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। आप यहीं पे छोड़ दीजिए, ये आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा, सलूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E = 2I + 3J - 4 के वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के लंबवत वेक्टर A = 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फाई आपसे पूछ रहा है। तो चूंकि आप जानते हैं E बराबर आपको दिया गया है 2I + 3J - 4 के दिया, और वेक्टर A बराबर आपको दिया गया है 8J मीटर स्क्वायर। वैद्युत फ्लक्स फाई E आपसे पूछ रहा है। तो फाई E बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा, E इंटू वेक्टर A पढ़ा है। तो E का मान आप देख सकते हैं दिया है 2I + 3J - 4 के है,
इंटू इसका 8 जे दिया गया है। तब आप अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे तो आई का आई से डॉट होता है, जे का जे से, के से गुणा किया जाता है, बाकी अदर से जीरो हो जाता है। नहीं तो मैं लिख देता हूँ आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के क्या होता है 1 होता है कि नहीं। अगर आई डॉट जे कर दे या जे डॉट के कर दे या के डॉट आई कर दे, यानी किसी अन्य के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसीलिए हम क्या करते हैं, केवल जे का जे से गुणा करेंगे, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 8 और जे डॉट जे ऐसे बनेगा, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 8 त्रिक आपका 24 हो गया। जे डॉट जे 1 होता है तो क्या आ गया 24 आ गया। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। मात्रक लिख देंगे वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा, प्रति नहीं वोल्ट मीटर। ये फाई ई का आपका मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट व समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 × 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हो पृष्ठ घनत्व के परिमाण, पृष्ठ घनत्व को क्या मानते हैं, सिग्मा मानते हैं। सिग्मा बराबर 17.7 × 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आपसे पूछ रहा है। तो ई बराबर अगर आपने पढ़ा होगा तो होता है सिग्मा व पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व बटे, यानी सिग्मा और सिग्मा बटे क्या होता है, सिग्मा बटे क्या होता है, ध्यान थोड़ा देखिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बटे होता है एप्सिलॉन 0, अगर आपने पढ़ा हो एप्सिलॉन 0। ये मैंने आपको बताया था शुरू में, कोई फार्मूला सिद्ध कराया था। तो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 करवाया था। और यहाँ पे अगर आप एप्सिलॉन 0 का मान ना जानते हो तो 8.85 × 10⁻12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, इसका मान 17.7 × 10⁻22 और इसका 8.85 × 10⁻12 होता है। दशमलव हटाएंगे आप, थोड़ा नीचे कर दिया, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्यों सिग्मा का मान रख दिया, एप्सिलॉन 0 का मान ये होता है, मैंने रख दिया। दशमलव हटा दो दोनों को तो 177 बटे 885। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर 2 0 बढ़ाओ, नीचे दशमलव हट जाएगा, ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 0 वहाँ नीचे लगा दो तो ऊपर हट जाएगा। 10⁻22 और सॉरी धन 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट लो। 17×85 कितनी बार में कटेगा, ये 1770 हो गया और ये आपका 885 हो गया। 10⁻12 घटेगा तो 10⁻10 आएगा, ठीक है। ये 10 हो जाएगा। अब आप काट लेना, ई का मान क्या है, आप चाहें तो अभी 5 से इसको काट सकते हैं। कितना आएगा, 5 से काटेंगे